नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे आप सभी। तो चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में एसजीआई कंपटीशन क्लासेस में। साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं और शानदार कुछ एमसीक्यूज, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए, रेडी हैं आप। थोड़ा सा डिटेल में हम आज कुछ एमसीक्यूज करने जा रहे हैं और उनको पढ़ने के साथ साथ आप एक ही प्रश्न से 2 या 3 प्रश्न हल करेंगे, मेरा ऐसा मानना है। चलिए, पहला ही प्रश्न साथी मैं आपके ये नाम में लिखता हूँ। पहला ही प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है, इसकी प्रारूप रेखा को समझने का प्रयास करेंगे। भारतीय संविधान में किस भाषा को मान्यता प्राप्त नहीं है? आप समझिए जरा इस बात को। भारतीय संविधान में किस भाषा को मान्यता प्राप्त नहीं है? बोडो, मैथिली, नेपाली और अंग्रेजी। ध्यान रखना साथियों, बोडो को, मैथिली को और नेपाली को हम भारतीय संविधान में राजभाषा का दर्जा दे चुके हैं, लेकिन अंग्रेजी हमारे यहाँ प्रचलन में है, लेकिन इसको हमने हमारे यहाँ संवैधानिक रूप से राजभाषा का दर्जा प्रदान नहीं किया है। ध्यान रखना। तो यहाँ जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। अगर मैं बात करता हूँ भारतीय संविधान में, अगर सबसे पहले देखा जाए तो अगर प्रश्न आता है, एक प्रश्न बड़ा अच्छा है, सबसे पहले आ सकता है कि भाषाई आधार पर आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो ध्यान रखना, वो था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। और ये 1953 में नया राज्य बना था। और ये भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। वहीं अगर मैं बात करूं संविधान की यात्रा कैसी रहेगी, तो आपको ये समझना होगा कि संविधान की जो कुछ यात्रा रहेगी वो कुछ ऐसी रहेगी। साथियों, मैं आपके लिए एक प्यारा सा कलर लेने का प्रयास करता हूँ। मुझे लगता है इस कलर में आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, है ना। या थोड़ा सा मैं लाइट ले लेता हूँ, इस कलर में आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। अब ये जरा देखिए यहाँ पर साथियों, मैंने जैसे कहा, अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हम सब जानते हैं कि हिंदी को जो है हमने राजभाषा बनाया, या राजभाषा बनाया। कब बनाया था हमने इसे राजभाषा? तो 14 सितंबर का दिन था, सन था 1949। इस दिन हिंदी को राज्यभाषा बनाया गया। ठीक है। और इसके लिए संविधान में, ध्यान रखना, इसके इसके लिए संविधान में, एक मिनट, बोर्ड थोड़ा सा हैंग हो गया है, अभी रुको। इसके इसके लिए संविधान में अनुच्छेद 343 कौन सा जोड़ा गया बच्चे? 343 से 351 तक का प्रावधान किया गया। प्रावधान किया गया, ये याद रखना। ठीक है। दूसरी चीज, इसके अलावा और क्या क्या हुआ? इसके लिए संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक प्रावधान किया गया। संविधान में संविधान में 8वीं अनुसूची जोड़ी गई, ये भी याद रखना है आप लोगों को। संविधान में 8वीं अनुसूची जोड़ी गई, यह भी याद रखना है आपको। और इसके लिए भाग 17 जोड़ा गया। संविधान में भाग 17 का, या भाग 17 में, संविधान में भाग 17 भाषा के लिए
दिया गया। ठीक है, तो ये साथियों आप देखेंगे तो यहां से कुछ फैक्ट आएंगे। और ये क्या आ गया, देखो ये भी पढ़ रहा है, ये भ्रमर हैं। भ्रमर के पर्यायवाची जानते हो ना, जैसे अली हुआ, है ना, ऐसे बहुत सारे पर्यायवाची हैं भ्रमर के, तो वो भी भ्रमर के पर्यायवाचियों में एक है साथियों, है ना। संविधान में भाग 17 भाषा के लिए दिया गया है, या संविधान के भाग 17 में भाषा संबंधी प्रावधान है। संविधान में 8वीं अनुसूची जोड़ी गई है भाषाओं के लिए। और वर्तमान में आपको यह भी याद होना चाहिए कि संविधान में संविधान में कुल 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, राजभाषा का दर्जा प्रदान है। टोटल 22 भाषाएं हैं ऐसी, राजभाषा का दर्जा प्रदान है। उनमें से अंग्रेजी शामिल नहीं है, यह बात भी आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है साथियों कि संकर शब्द कौन सा नहीं है इनमें से। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि संकर शब्द होते क्या हैं। अगर आप देखेंगे, मैं एक परिभाषा लिखता हूं जिससे आप जो है वो संकर शब्द को समझ पाएं कि संकर शब्द होते क्या हैं। ठीक है, बहुत सारे नए बच्चे होंगे। देखिए, संकर शब्द का मतलब होता है कि दो अलग अलग भाषाओं से, समझना जरा बड़े ध्यान से, दो अलग अलग भाषाओं या दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बने शब्द को हम क्या कहते हैं साथी? मेल से बने शब्द को संकर शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। दो अलग अलग भाषाएं कौन सी, मतलब जैसे मान के चलो एक तो लिखा हुआ है कोई भी शब्द, जैसे मान के चलो यहां पर मैंने देखा रेल और गाड़ी। आपको पता है रेल और गाड़ी जो है वो दो अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं। गाड़ी शब्द हिंदी का है, रेल शब्द जो है वो अंग्रेजी का है। तो दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर ही तो बना है रेलगाड़ी। टिकट अंग्रेजी का, घर हिंदी का है। ठीक है, राजमहल, राज हिंदी का और महल ये संकर शब्द नहीं है। राज्य की ये भी नहीं है। तो याद रखना यहाँ पर जो है वो ये हो जाएगा। राजकीय शब्द संकर शब्द नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, बाकी के सारे हैं। राज हिंदी का शब्द है और महल जो है वो उर्दू का शब्द है, दोनों मिलकर बन गए हैं। तो इस प्रकार से बन जाता है। अगला देखिएगा, एक और संकर शब्द आपसे पूछा है, चलिए जरा इसको बताइए। जब आपने परिभाषा पढ़ ली है तो मुझे लगता है कि अब तो बहुत आसान है इसको बताना, इसका आंसर देना। चलिए, लिखा है संकर शब्द। आसमान संकर शब्द है क्या? नहीं। दूध में संकर शब्द है क्या? बेशर्म में है क्या? नहीं। रेलगाड़ी में तो हमने अभी अभी पढ़ा था, तो इसका आंसर तो हमें लगता है बहुत ईजी है लगाना। ठीक है, तो रेलगाड़ी हम लगा देंगे। इसके बाद हमारे पास जो अगला विकल्प है वो चौथा प्रश्न साथियों आपके सामने आएगा। लिखा है विसर्ग संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है, उसको पहचानना है जिसमें विसर्ग संधि नहीं है। पुरोहित शब्द जो लिखा हुआ है, वयोवृद्ध लिखा है, तन्मय लिखा है, तटस्थ लिखा हुआ है। तो देखो मूलतः शब्द होता है तटधन, तटह धन था, ऐसे होता है ना। ततः धन था या त, तत् धन मय, तत् धन मय, वय धन वृद्ध, वृद्ध, और पुरह धन हित। अब यहां आप देखोगे कि आपको तटह धन, यहां पर देखो आपको मिल गया, तट धन था है। यहां पर आप देखोगे तो विसर्ग है, यहां पर भी विसर्ग है। लेकिन किसमें विसर्ग नहीं है? तन्मय में नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें तो हलंत आ रहा है, और जहां हलंत आए वहां पर होती है व्यंजन संधि। दोस्तों, कौन सी संधि होती है वहां पर? व्यंजन संधि होती है। तो इसीलिए तन्मय में व्यंजन संधि है, तत् धनमय, बाकी की तीनों में क्या है? व्यंजन विसर्ग संधि है। एक और प्रश्न देखिएगा,
अब बड़ा अच्छा प्रश्न है, देखिए जरा इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। लिखा है कि सविभक्तिक, सविभक्ति का मतलब होता है विभक्ति के साथ। अच्छा, विभक्ति के साथ, विभक्ति क्या होती है ये पता है क्या आप लोगों को? विभक्ति क्या होती है? विभक्ति का मतलब होता है बच्चे कारक चिन्ह। क्या होता है? विभक्ति का मतलब होता है कारक चिन्ह। ठीक है। अच्छा, ये कारक चिन्ह क्या होते हैं? जैसे आपने पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ये जो है वो कारक चिन्ह होते हैं। संप्रदान हो गया, है ना, आपादान हो गया, ये कारक चिन्ह होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण के लिए, संप्रदान के लिए, अपादान संबंध, संबंध, अधिकरण, अधिकरण, संबोधन, संबोधन। आप देखेंगे तो ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ध्यान रखना ये 8 प्रकार के होते हैं। और 8 प्रकार के शायद मैं लिख भी चुका हूं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 प्रकार के होते हैं। इनकी अपनी अलग अलग विभक्ति होती है। जैसे कर्ता की विभक्ति जो ने होगी या शून्य होगी, कर्म की विभक्ति को होती है या शून्य होती है, करण की से होती है या द्वारा होती है, के द्वारा, संप्रदान की के लिए भी होती है, और कभी कभी देने के भाव में को विभक्ति आती है लेकिन भाव देने का हो तभी। अपादान की से विभक्ति होती है लेकिन भाव अलग अलग होने चाहिए, जैसे अलग होने का भाव, कहीं से गिरने का, टूटने का, कूदने का, निकलने का भाव, जाने का भाव। संबंध में काकी के और रारी रे होते हैं, काकी के विभक्ति मिलती हैं या रारी रे मिल जाएगी, रारी रे ये मिल जाएंगी। अधिकरण में साथियों क्या होता है, मैं पर मिल जाते हैं, तो या तो मैं मिल जाए या पर मिल जाए। और संबोधन में है या इस प्रकार का एक चिन्ह मिलेगा, जैसे अरे लिखा होगा तो इस प्रकार का चिन्ह मिलेगा। ये विभक्तियां हैं, पूरे 8 कारक चिन्ह और उनकी विभक्तियां। अब देखो, सविभक्ति आधार पर किस शब्द का वचन शुद्ध है? यानी विभक्तियों के आधार पर देखोगे तो प्राणियों, नदियां, लड़के और स्त्रियां। ठीक है। सविभक्ति के आधार पर किस शब्द का वचन शुद्ध है? देखो, नदियां सही लिखा हुआ है, इस लड़के सही लिखा है, स्त्रियां सही लिखा है। विभक्ति के आधार पर केवल इसमें एक ही सही है, वो प्राणियों है। ठीक है, क्योंकि प्राणियों जो लिखा हुआ है इसके साथ विभक्ति आएगी आएगी। इसके अलावा नदियां, लड़के और स्त्रियों के साथ, स्त्रियों लिखा होगा तो आ जाएगा, स्त्रियां के साथ विभक्ति नहीं आएगी। यानी एक ही साथ ही, जैसे प्राणियों में सद्भावना हो तो मैं आ गई, ये क्या होती है विभक्ति। लेकिन नदियों में, नदियों में लिखा होता, अगर ऐसे लिखा होता नदियों में, नदियों की धारा, नदियों को, कौन भूल पाएगा, नदियों का, तो यों आ जाएगा, तो यहां पर ये सब व्यक्ति हो जाएगा। एक ही उत्तर है, वो आंसर है ए। समझ में आ गया ये सारा का सारा? बहुत अच्छे से समझिए, एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से कर रहा हूं आज। अब देखिए, जैसे आपके सामने एक और प्रश्न रखता हूं, वाक्य के अंग नहीं होते, यानी वाक्य के अंग कौन से नहीं होते हैं? क्रिया विशेषण हैं, कर्ता हैं, सर्वनाम हैं, निपात हैं। तो ध्यान रखना, वाक्य के अंग नहीं होते। कर्ता होता है अंग वाक्य का, बिल्कुल होता है। सर्वनाम भी होता है, बिल्कुल होता है। क्रिया विशेषण भी वाक्य के अंगों के रूप में ही आते हैं। ठीक है, लेकिन निपात को वाक्य के अंग नहीं माना जाता। ये केवल वाक्य में जब आता है, जब वाक्य को हमें बल भरना होता है, तो इसको अंग के रूप में नहीं देखते, यानी यहां हम निपात आंसर लगा देंगे। ठीक है, निपात कितने प्रकार के होते हैं? कभी कभी ये प्रश्न आ जाता है, कभी कभी ये प्रश्न आ जाता है कि निपात कितने प्रकार के होते हैं। तो बताना है साथी कि निपात जो है वो 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना। और अगर कभी ये प्रश्न आ जाए कि अव्यय के भेद कितने हैं, अव्यय, तो ध्यान रखना अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं यह भी आपको याद होना चाहिए था साथियों। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि अव्यय के भेद हैं। सबसे पहला होता है क्रिया विशेषण अव्यय, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण याद कर लो। फिर होता है समुच्चय बोधक अव्यय, तो समुच्चय बोधक याद कर लो, समुच्चय बोधक। फिर याद कर लो आप संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय होता है। और फिर याद कर लो साथियों आप विस्मय बोधक अव्यय, है ना। तो कौन सा हो जाएगा? विस्मय बोधक अव्यय। तो ये 4 भेद होते हैं अव्यय के। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये अगला प्रश्न देखें। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? लिखा हुआ है कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, है ना, पहुंचना क्या कहलाता है? क्रमण, परिवर्जन, परिभ्रमण या संक्रमण? तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जो पहुंचता है वो क्या कहलाता है? संक्रमण कहलाता है साथियों, संक्रमण कहलाता है। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पहुंचना, ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छा प्रश्न था।
अगला है आपका निपात का समायोजन नहीं होता। किसमें निपात का समायोजन नहीं होता, यानी वो फिट नहीं बैठ पाता? वाच्य में, क्रिया में, विस्मय बोधक में या उन्नार्थक शब्दों में? उन्नार्थक शब्दों में लिखा हुआ है, क्रिया में, वाच्य में। फटाफट से कमेंट करके बताओ दोस्तों कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए आप लोग कमेंट करिए एक बार, तब तक पानी पी लूं। काम सा हो रखा है। निपात का समायोजन का मतलब है हम निपात को किस रूप में नहीं देखते। तो देखो ध्यान रखना, निपात का प्रयोग हम विस्मय बोधक वाक्यों के रूप में करते हैं। ठीक है, निपात का समायोजन केवल विस्मय बोधक वाक्यों के रूप में हो जाता है, क्योंकि विस्मय बोधक वाक्य में हम निपात लिखते हैं। ठीक है, यानी अगर निपात में अरे है ये सब लिखा है, ये सब निपात में आ जाता है साथियों, है ना। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? रात्रि का मध्य भाग क्या कहलाता है? आपको बताना है कि रात्रि का जो है वो मध्य भाग क्या कहलाता है। बिपाशा, कालरात्रि, निशीथ या त्रियगन। ध्यान रखना साथियों, रात्रि का जो मध्य भाग है वो निशीथ कहलाता है। अब ऐसे बहुत सारे प्रश्न आएंगे, उन सबका जवाब आपके पास होना चाहिए था। जैसे ये तो हो गया रात्रि का भाग। आपसे पूछ लेंगे दोपहर के समय को क्या कहते हैं। आपसे पूछ लिया दोपहर के समय को क्या कहते हैं, क्या जवाब होगा आपके पास? आपसे पूछ लिया दोपहर के बाद के समय को क्या कहते हैं, क्या जवाब होगा आपके पास? दोपहर के बाद का समय, क्या जवाब होगा आपके पास? आपसे पूछ लिया दोपहर का समय, दोपहर के बाद का समय, दोपहर के पहले का समय, क्या आंसर होगा? दोपहर के पहले का समय। तो इनके जवाब कुछ ऐसे होते हैं, जैसे पहले का जवाब आप दोगे कि दोपहर को समय को बोलते हैं मध्याह्न। क्या बोलते हैं साथियों? मध्याह्न। दोपहर के बाद के समय को बोलते हैं अपराह्न, और दोपहर के पहले के समय को बोलते हैं, माफ करना, पूर्वाह्न, या ऐसे लिख लो। ठीक है, जुकाम हो रहा है फिर से। तो यहां जो आंसर आ जाएगा साथियों सी आ जाएगा, यानी इसे हम निशीथ कहते हैं। ठीक है, अब हम चलते साथियों एक और प्रश्न पर, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है नारायण शब्द में प्रत्यय प्रयोगित हुआ है। तो ध्यान रखना, मूलतः शब्द होता है नाराधन आयन। ठीक है, ये शब्द है, इससे नारायण बनता है। तो यहाँ अयन प्रत्यय लगा हुआ है। जैसे रामायण में आप देखोगे तो राम धन अयन होता है, हालांकि अयन का मतलब घर होता है। तो ये प्रत्यय ना होते हुए एक शब्द है, लेकिन प्रत्यय की भांति अगर आपसे पूछा जाएगा तो प्रत्यय का भाग मतलब पिछला भाग। तो यहां आंसर आप जो है वो क्या लगाएंगे? ऑप्शन ए लगाएंगे। क्लियर है सभी को? यहां तक देख लो एक बार। चलिए साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। और 12वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखिए लिखा है निम्नांकन में प्रत्यय नहीं है, यानी ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें प्रत्यय नहीं है, जो प्रत्यय है ही नहीं। देखो इमा है, इत है, ईमा है और एत है। तो याद रखना एत ईमा होता है। ठीक है, ईमा होता है प्रत्यय, इत होता है और इमा होता है। ठीक है ना। लालिमा, लघुमा ये होता है। तो ईमा, है ना, एत नहीं होता, केवल एत होता है ना। तो यहां पर आंसर डी लगा देना। कौन सा कृदंत प्रत्यय का उदाहरण है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो कृदंत प्रत्यय होते हैं, आप समझिए इन चीजों को, ये या तो ऐसे शब्द होंगे, या तो क्रिया में लगे होंगे, या फिर क्रिया का मूल रूप जिससे क्रिया बनती है धातु के साथ जुड़कर आएंगे। तो समझ लेना वो कृदंत प्रत्यय है, अन्यथा वो नहीं है। जैसे गौरव शब्द जो है वो गुरु से बना है, और ये तो क्रिया नहीं होती, इसका मतलब ये गलत है। वेद भी नहीं है, और लाल जो है विशेषण होता है, तो लाल भी नहीं है। तो मूलतः होता है निहारना। निहार क्रिया होती है, और निहार में इका लगा हुआ है, तो शब्द बन गया निहारने का, निहारिका। ठीक है, तो निहारना देखना, तो इसके लिए शब्द आता है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 13वें के बाद 14वां प्रश्न। जिस वाक्य में क्रिया हो रही है अथवा हो चुकी है वो क्या कहलाता है? विधानवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक।
जिस वाक्य में क्रिया हो रही है अथवा हो चुकी है, या तो हो रही है या हो चुकी है, तो वो संदेह में नहीं आएगा, इच्छा में नहीं आएगा, संकेत में नहीं आएगा, वो सीधा सीधा आएगा विधानवाचक में। तो यहां आंसर क्या लगा दोगे? ऑप्शन ए लगा देना बच्चे। बड़ों का आदर करो वाक्य अर्थ के आधार पर बताना है। बड़ों का आदर करो साथियों, ये तो हम आज्ञा दे रहे हैं, और अगर हम आज्ञा दे रहे हैं तो आज्ञाचक वाच्य हो जाएगा। याद रखना बच्चे, अर्थ के आधार पर अगर कोई पूछे तो बता देना उसको कि अर्थ के आधार पर वाक्य के जो हैं वो 8 भेद बताए गए हैं। कितने भेद बताए गए हैं बच्चे? 8 भेद बताए गए हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और रचना के आधार पर कोई पूछे तो क्या करोगे? जैसे आपसे किसी ने कहा कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद अगर पूछे जाएंगे तो बता देना 3 होते हैं, और अगर अर्थ के आधार पर पूछे जाएंगे तो बता देना 8 होते हैं, ठीक है। अब देख लो एक और प्रश्न। पीतांबर शब्द में समास, तो पीला अंबर है जिसका, अर्थात विष्णु। पीला अंबर कौन पहनता है बच्चे? पीला है वस्त्र जिसका, या पीला है अंबर जिसका। अंबर माने यहां पर वस्त्र होता है, ध्यान रखना। जिसका किसका है? तो बच्चे पीले वस्त्र धारण करने वाले श्री हरि विष्णु हैं। तो ये बहुव्रीहि समास का रूप धारण कर लेता है। और यहाँ जो परफेक्ट आंसर इसका, आज तक जितने भी इतिहास में प्रश्न आए उसमें पीतांबर समास को हम पीतांबर शब्द में समास जो है वो बहुव्रीहि ही तय करते हैं। एक और प्रश्न देख लीजिएगा। निम्नांकित शब्दों में अर्थादोष युक्त आपको बताना है कौन सा है। जैसे अब्द का मतलब क्या होता है, कृति का मतलब क्या होता है, परीक्षा का मतलब क्या होता है, और परीक्षा का मतलब क्या होता है। तो याद रखना साथियों, यहां परीक्षा का मतलब परीक्षा लिखा हुआ है, परीक्षा का मतलब जांच होता है, ठीक है। कृति का मतलब रचना होता है, ठीक है। और परीक्षा का मतलब कीचड़ होता है, छोटी लगा दो तो ठीक है। अब्द को वर्ष के रूप में नहीं देखते बच्चे, याद रखना। अब्द बादल को बोलते हैं, याद रखना, अब्द बादल को बोलते हैं। आब्दी शब्द जो होता है वो वर्ष के लिए होता है, आब्द शब्द होता है वो वर्ष के लिए होता है ना। लेकिन अब्द शब्द जो है वो किसके लिए आता है? बादल के लिए आता है। तो आंसर कौन सा गलत हो जाएगा हमसे? यहां ऑप्शन ए गलत है, ये अर्थ सही नहीं है। साहित्य इतिहास में संधि बतानी है आपको। अगला प्रश्न है आपके बीच में, 18वां प्रश्न है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अब देखते हैं साहित्य इतिहास शब्द में संधि कौन सी है दोस्तों? यण संधि, अयादि संधि, वृद्धि या गुण संधि। तो ध्यान रखना यहां पर मूलतः शब्द है साहित्य धन, साहित्य ऐसे, साहित्य धन इतिहास, इतिहास। तो यहां पर आ और ई के मेल से ए की मात्रा बन रही है जो कि गुण स्वर संधि होती है। तो यहां पर गुण स्वर संधि का ये उदाहरण हो जाएगा, ध्यान रखना साथियों। तो आज केवल कुछ शॉर्ट्स में डिटेल्स में आपके लिए कुछ प्रश्न थे, आपने ये पढ़े। ये सारे के सारे प्रश्न इसलिए कम थे क्योंकि इतने ही एक सीटी का एग्जाम होता है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम होते हैं, उनकी प्रीवियसली ईयर क्वेश्चंस को मैंने उठाया था। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। जय हिंद, राधे राधे, वंदे मातरम साथियों। थैंक यू दोस्तों।